नमस्ते इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 24। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो कहेंगे सच कहेंगे, मैं हूं सचिन अरोड़ा। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ या जो तनाव जारी है, दोनों देशों के बीच बीते दिनों हुए सैन्य संघर्ष की हर तरफ चर्चा है। इसमें आतंक परस्त पाकिस्तान के मददगारों की भी चर्चा हो रही है। चीन तो वैसे भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा रखवाला है। पूरी सीरीज हमने, ये पूरा सच हमने आपको दिखाया। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के रहनुमाओं में एक और नाम निकलकर सामने आ गया है। वो है तुर्की, जैसे हिंदुस्तान अपना दोस्त समझता था, लेकिन इस जंग में तुर्की ने भारत की पीठ में भाला फूंक कर खुद को धोखेबाज की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी सामने आ गई है, और वो वजह है तुर्की की राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोगन का एटमी सनक। और इसी चाहत में एर्दोगन पाकिस्तान के इतने करीब आ पहुंचे हैं कि उन्हें भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने में कुछ भी गलत नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि जब किसी को तानाशाह बनने का फितूर सवार हो जाए तो फिर उन्हें अपनी नापाक महत्वाकांक्षा, एंबिशन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। शायद यही हाल एर्दोगन का है। तो सवाल यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ और भारत को धोखा क्यों दिया? क्या एर्दोगन का पाकिस्तान के साथ परमाणु बमों को लेकर के सौदा हुआ है? यह बहुत बड़ा सच आपके लिए हम लाने वाले हैं। पाकिस्तान कैसे तुर्की को परमाणु हथियार दे सकता है, और तुर्की के खिलाफ भारत ने अब कौन सा बड़ा एक्शन लिया है? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो सच की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने सीरीज दर सीरीज आपको दिखाया है कि सिर्फ ये वॉर कन्वेंशनल वॉर नहीं है। इसके पीछे के कई किरदार हैं। एक एक करके वो तमाम सच हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज बारी तुर्की की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के एटमी सनक का पूरा सच जानने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि उस मुल्क को हिंदुस्तान कैसे अपना सबसे खास दोस्त समझता था। 2009 में तुर्की ने अपनी पहली नैनो सैटेलाइट ITUP-SAT-1 बनाई। इसका मकसद स्पेस में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना, पृथ्वी की तस्वीरें लेना और डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजना था। लेकिन इसमें कई तरह की जरूरतों को इस्तेमाल करने से पहले उसको अगर किसी की जरूरत पड़ी हेल्प की, तो भारत की। भारत भी पीछे नहीं हटा। भारत ने भी तुर्की की इस काम में पूरी मदद की। इसके बाद अभी 2 साल पहले, वो आपको याद होगा, 6 फरवरी 2023 का जलजला, बहुत बड़ा भूकंप आया था तुर्की में। सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था, तो मदद के लिए सबसे पहले कौन आगे आया था? भारत आ गया था। C-17 विमान लगा दिए थे। भारत ने इस मदद का नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। भारत ने 140 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी थी। दवाइयां, राशन, सीरिंज पंप, ECG मशीनें, एक्सरे, जिसे कहते हैं टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर, सर्जरी का सामान, सब कुछ, कंबल, टेंट, कपड़े, बिस्किट, बिजली जनरेटर, खाने का सामान, हर चीज भारत ने वहां पर कमी नहीं होने दी। तुर्की भारत की इस मदद को पाकिस्तान के लिए भूल गया। अभी आपने देखा ना, ये हमने किया था, 2 साल पहले की बात है। एक होता है एक देश को किसी देश से हमले का खतरा हो तो समझ में आता है, लेकिन तुर्की के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों काफी दूर हैं। ना हमारी सीमा मिलती है तुर्की से, और पाकिस्तान बहुत दूर है। तो भारत की सरहदें और ना ही पाकिस्तान की कोई सरहदें, सीमा जो है वो तुर्की के लिए खतरा है। फिर ऐसा क्यों? ये देखिए, मैप के जरिए देखिए, क्योंकि दूरियों के लिहाज से देखें तो भारत की राजधानी दिल्ली से तुर्की की राजधानी अंकारा की फ्लाइट डिस्टेंस जो है वो 4218 किलोमीटर है। पाकिस्तान की कोई कम दूर नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से तुर्की की राजधानी अंकारा का जो फ्लाइट डिस्टेंस है वो है 3567 के आसपास। फिर भी तुर्की भारत से ज्यादा पाकिस्तान को तवज्जो क्यों दे रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया? अब इसकी वजह का खुलासा भी हो गया है। वजह है परमाणु बम, यानी न्यूक्लियर वेपन।
न्यूक्लियर वेपन, ठीक आपने समझा। तुर्की दरअसल हिस्सा है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। इसका सदस्य होने के नाते अब तुर्की खुद अपने घर में ना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ना बना सकता है, क्योंकि नेटो का वो सदस्य है। लेकिन अब तमन्ना अब जाहिर हो गई एर्दोगन एंड कंपनी की, तुर्की को भी हमने परमाणु संपन्न बनाना है। अब इसके लिए एर्दोगन ने पाकिस्तान का रुख किया। तुर्की जानता है कि पाकिस्तान इस काम के लिए बहुत मुफीद जगह है, सबसे सटीक जगह है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान ही इकलौता इस्लामिक मुल्क है जो परमाणु संपन्न है और गलत तरीके से इसका बढ़ावा भी देता है, मशहूर भी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की के साथ परमाणु बमों के लिए सौदेबाजी कर ली है। चूंकि पाकिस्तान रोग स्टेट की श्रेणी में आता है, जिसके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता, इंसानियत मायने नहीं रखती, यानी पाकिस्तान आवारा मुल्कों की कैटेगरी में आता है, तो वो मनमाफिक और अवैध तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। दुनिया जानती है कि ऐसे गैर कानूनी कामों में हिंदुस्तान कभी भी तुर्की का साथ नहीं देगा। लिहाजा एर्दोगन ने अपनी प्राथमिकता भारत से ज्यादा पाकिस्तान को दे दी। अब आप समझते होंगे, ये देखिए एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। तुर्की ये शायद भूल गया कि भारत दूसरा नंबर का देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं इंडोनेशिया के बाद में। उसके बावजूद भी अपनी जो भी उनकी जियो पॉलिटिक्स है उसके चलते उन्होंने जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो भी घटनाक्रम था उसमें तुर्की ने जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो ये बात भी सच है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसने अपना जो बॉम्ब है उसको एक इस्लामिक बॉम्ब के रूप में प्रदर्शित किया है और उसके चलते उसने काफ़ी जो मुल्क हैं खाड़ी के या वेस्ट एशिया में या तुर्की या इस तरह के जो भी देश हैं वहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि ये इस्लाम से कनेक्टेड है, जो बिल्कुल एक बेवजह बात है। लेकिन फिर भी कुछ देश सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान उनको मदद करेगा उसमें। आपने देखा उनका जो लीडर थे AQ खान, वो किस तरह से उन्होंने लीगल काम करे, कैसे प्रोक्योर किया क्लैंडस्टाइन मैनर में, कैसे चीन की मदद से आगे बढ़ा और अब किस तरह से ये आगे भी फैलाना चाहते हैं कि यही फैलाना चाहते हैं। उसको पता है कि अगर कोई यहाँ पर कर सकता है कुछ 3-5 तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि इस तरीके से बेचता आया है अपनी चीजों को। दरअसल पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के अलावा दुनिया को छिपाता भी है। न्यूक्लियर कई वॉरहेड्स बना रखे हैं। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 परमाणु हथियार है जो कि वॉरहेड्स हैं। इसके बारे में पाकिस्तान दुनिया को बता देता है, हाँ हमारे पास 170 है, लेकिन कहा जाता है इस रोग नेशन ने चोरी छिपे कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स और तैयार कर लिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान 200 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स दुनिया से छिपा रखा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, वो कोट करती है, हम आपको बिल्कुल बाकायदा उसी के हिसाब से बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के भंडार बन गए, जिसमें आक्रो मिलिट्री बेस, गुजरावाला मिलिट्री बेस, पानो अंकिल और सरगोदा एयरबेस भी शामिल है। 1983 से 1990 के बीच अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने किराना हिल्स में, अभी सुना होगा आपने नाम, किराना हिल्स का जब नाम आया था, किराना हिल्स में स्थित इस विशाल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया था, जहां 10 टेल गैराज है और 2 और गैराज है जो उसके रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम पाकिस्तान का यही रवैया उसे दुनिया में रोग स्टेट यानी कि दुष्ट राज्य बनाता है, इस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। इसका एक उदाहरण और आपको बताते, पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर हथियार जब उसने इजाद किए या फिर वजूद में आए, तब से लेकर आज तक कभी भी इस्लामाबाद ने अपनी आधिकारिक परमाणु नीति का खुलासा ही नहीं किया कि ये मानवता के खतरे के लिए नहीं है, हम यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, जैसे बाकी नेशन करते हैं। इंडिया हमेशा पहले से कहता आया है। वहीं पाकिस्तान पर न्यूक्लियर फॉर्मूला बेचने का आरोप भी लग चुका है, पहले चोरी फिर बेचा है। एक नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, ये पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे परमाणु जनक है, नाम है अब्दुल कादिर खान। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल कादिर खान एम्स्टरडैम में फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में 1972 और 75 के बीच काम कर चुके हैं, पर उन्होंने यूरेनियम को लेकर वहां पर कई अहम जानकारियां जुटा ली। इसके बाद कुछ अहम गोपनीय दस्तावेज लेकर के नीदरलैंड से भाग करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान लौटते ही खान ने लैब में यूरेनियम संवर्धन प्लांट विकसित करना शुरू किया।
अब्दुल कादिर खान पर यह भी आरोप है कि उसने चोरी छिपे उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने का फार्मूला बेच दिया। इसके अलावा ईरान, इराक, लीबिया को भी पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला बेच चुका है। इनमें से मौजूदा वक्त में ईरान, इराक और लीबिया ने तो खुद को परमाणु संपन्न बताया नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया आपने देखा होगा, किम जोंग उन कई बार यह दावा कर चुका है कि उसके पास परमाणु बमों का जखीरा है। आया कहां से? अब्दुल कादिर खान ने बेच दिया था पाकिस्तान का परमाणु बम फार्मूला। वह तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन भी नॉर्थ कोरिया की ही तरह अवैध तरीके से तुर्की को परमाणु संपन्न बनाने के फिराक में है, क्योंकि एक शासक के तौर पर तो एर्दोगन जो है वो अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तौर पर तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहां तो नेटो के सदस्य हैं, तो ये रास्ता अपना रहे हैं। वो कई सालों से तुर्की पर राज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्यों उस राह पर है, चीन की राह पर या नॉर्थ कोरिया की राह पर। एर्दोगन पहले 14 मार्च 2003 को प्रधानमंत्री बनते हैं। 28 अगस्त 2014 तक उनका टेन्यूर रहता है प्रधानमंत्री। इसके बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। 28 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति बन गए। तब से वो लगातार तुर्की के राष्ट्रपति हैं, यानी तकरीबन 22 साल से ज्यादा वक्त वो तुर्की पर राज कर रहे हैं। अब इस बीच एर्दोगन ने रूस और चीन जैसे सुपर पावर से संबंध काफी अच्छे कर लिए। तुर्की अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। S-400 जैसे एंटी डिफेंस सिस्टम भी उसने रूस से खरीदा है। रूस का भरोसेमंद वो साथी बन गया। चीन से व्यापार बढ़ा लिया, रिश्ते मजबूत कर लिए चीन से। ये दोनों मुल्क बीते कई सालों से एक ही नेता के कब्जे में हैं, तो देखिए उसी राह पर चलता दिख रहा है। रूस ने जहां व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से सत्ता में है, चीन में शी जिनपिंग है, और इसी राह पर अब तुर्की के राष्ट्रपति को लगा कि मैं भी चल सकता हूं, ऐसी ही एक ताकत बन सकता हूं। एर्दोगन जब से तुर्की की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से उनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत गहराई बढ़ गई। इसके पीछे एक वजह तो दोनों देशों का इस्लामिक देश होना, और दूसरा है व्यापार। अब एक रिपोर्ट बताती 2015 से 2019 से और 2020 से 2024 के बीच तुर्की का पाकिस्तान को हथियारों का जो निर्यात है, 1, 2, 10, 20 नहीं, 103% बढ़ गया है। 100% से ज्यादा ऊपर बढ़ गया है। जाहिर है पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा उन हथियारों का। अब हथियार तुर्की दे रहा है, सीमा तो लगती नहीं है। अब उसको पता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भारत की दुश्मनी, और अगर वो हथियार इस्तेमाल होंगे, तुर्की में बने हथियार, तुर्की उसको पकड़ा रहा है, दे रहा है, तो किस लिए इस्तेमाल होंगे? भारत के लिए। तो सबसे हाई प्रोफाइल बिक्री में पाकिस्तान है। तुर्की के बाइकटर, TB-22 और अंकिसी ड्रोन है। अंकिसी जिसका अर्थ होता है रैडर, ये एक ऊंची वाला, जिसे कहते हैं ना उच्च ऊंचाई वाला, लंबे समय तक चलने वाला लड़ाकू ड्रोन है। लड़ाकू ड्रोन ये तुर्की ने पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान को इसका पहला बैच 2023 में मिला था। दोनों देशों ने कान 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर पर भी काम किया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज जो है फ्लीट टैंकर PNS मोविन, ये तुर्की के STM द्वारा सह डिजाइन किया गया था, कराची में बना था। पाकिस्तान ने तुर्की की फर्म रोकेस्तान से एंटी टैंक गाइडेड हथियार और बाइकर से कैमनकेश A-1 संचालित क्रूज मिसाइलें खरीदी। तुर्की ने पाकिस्तान की नेवी के मॉडर्नाइजेशन में बहुत मदद की है। दोनों देशों में नेवी की डिफेंस एक्सरसाइज होती रहती है, रेगुलर होती रहती है। तो इस तरह तुर्की ने डिपेंडेंट बना लिया पाकिस्तान को इस चीज में, क्योंकि वो जानता था कि उसका लक्ष्य क्या है। अब इसका उदाहरण भारत के साथ सैन्य संघर्ष जब हुआ 4 मई 2025 को ही देखने को मिल गया। तुर्की नौसेना का युद्धपोत TCG बायकुडा अपने पूरे बेड़े के साथ पाकिस्तान कराची पोर्ट पर पहुंच गया। पहले क्या कहते हैं, इसकी डिनायल आया था, लेकिन मान लिया कि तुर्की ने युद्धपोत वहां भेज दिया। किसके खिलाफ इस्तेमाल होता? हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम की तोड़ सिखाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को करीब 350 ड्रोन और उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर भी भेजे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जब भारत के शहरों पर हमला किया, तब पाकिस्तानी सेना ने तुर्की मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसका खुलासा भारतीय सेना ने किया था। इंडियन आर्मी के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पर जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था, वो ड्रोन SS गार्ड
सुंगार मॉडल के थे, एसगार्ड कंपनी के, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर सैन्य मदद दी थी। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। कर्नल कुरैशी कैटेगोरिकली तुर्की का नाम लेती हुई कि मेड इन टर्की है इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ। भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। जाहिर है चीन की तरह तुर्की भी अपना हथियार टेस्ट करना चाह रहा है। एक ये भी वजह है, चीन भेजता है ना अपनी मिसाइलें, फेल हो जाती हैं, उसको टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए। पाकिस्तान से बढ़िया कुछ होगा नहीं। अब तुर्की को भी ये लग रहा है। एर्दोगन की पाकिस्तान में दिलचस्पी यही है कि वो टेस्टिंग ग्राउंड बना दे पाकिस्तान को अपने हथियारों के लिए। वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक भी बनना चाहता है। एर्दोगन हथियार निर्यात में अपने देश को अव्वल लाना चाहते हैं। यूं कहिए कि परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक और फैक्ट हम आपके लिए लेके आए, एक और सच है ये, क्योंकि पाकिस्तान को तुर्की से मिलने वाला ज्यादातर सैन्य उपकरण तुर्की की जो रक्षा ठेकेदार कंपनी है वो बाइकर से मिलता है। कंपनी है बाइकर, ज्यादातर वहीं से आता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तुर्की का जो ज्यादातर ड्रोन है उसे तुर्की का बाइकर कंपनी बनाती है। अब इस कंपनी के मालिक हैं सेल्जुक बायरकटर। अब ये बायरकटर राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं। दावा किया जाता है कि कंपनी अपनी सफलता का श्रेय एर्दोगन को देती है, जो विदेशी देशों की अपनी यात्राओं के दौरान व्यक्तिगत रूप से बाइकर ड्रोन का प्रचार करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि इसे खरीदो। परिणाम स्वरूप लाखों डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर अब देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर कैसे चाल चलता है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ दिया है। 2019 में भारत के धारा 370 हटाने का तुर्की ने विरोध किया था। यूएनजीए में लगातार कश्मीर का मुद्दा वो उठाता रहा है। तुर्की पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6-7 मई की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो तुर्की खुल करके, ओपनली कह करके पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की सिफारिश का समर्थन कर दिया था। 10 मई को सीज फायर के बाद शहबाज शरीफ ने जो संबोधन दिया था, एर्दोगन को मदद करने के लिए कहा था, शुक्रिया। तुर्की पाकिस्तान जैसा भाईचारा दुनिया में बहुत कम देशों में मिलता है। ये सच्ची दोस्ती के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। हम पहले की तरह भविष्य में भी पाकिस्तान के अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहेंगे। मैं अपने मित्र और भाई पाकिस्तान को अपने हार्दिक स्नेह के साथ बधाई देता हूं। बहुत स्नेह के साथ बधाई दी थी। तो पाकिस्तान को मदद देने पर भारत ने तुर्की को बड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तुर्की और पाकिस्तान के संबंध क्या हैं और क्या थे और क्या चेतावनी दी, सुनिए। We expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. Hence proven, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि इससे अब तक तो आपको साफ हो गया होगा, विद फैक्ट्स हमने आपको बताया कि एर्दोगन का पाक प्रेम किस तरीके से है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2003 में तुर्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद रिसेप तैयब एर्दोगन अब तक 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। 10 बार पाकिस्तान, जबकि G20 के अलावा भारत वो सिर्फ 2 बार आए हैं। एर्दोगन का पाकिस्तान प्रेम इसलिए भी है क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो इस्लामिक झंडे के अंडर जो है वो इकट्ठे हैं, हम इस्लामिक वफादार हैं। ये भी स्टेटमेंट आया था। एर्दोगन का घरेलू एजेंडा भी इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देता है और सामाजिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं में वो धार्मिक पहलू बहुत ज्यादा लेकर के आते हैं, जैसे मुनीर लेकर के आते हैं। उनकी विदेश नीति में भी देखता है, पाकिस्तान खुद को भी इस्लाम की बुनियाद पर बना मुल्क मानता है। ऐसे में एर्दोगन को पाकिस्तान में एक भरोसेमंद इस्लामिक साथी नजर आ गया। तुर्की और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ही इस्लामिक देश हैं। तुर्की एक बार फिर खिलाफत लाना चाहता है। अब आप सोचेंगे खिलाफत क्या होती? खलीफा सुना आपने? खलीफा बनना चाहते हैं एर्दोगन। पहले वहां खलीफा राज था। 1921 की कहानी, खिलाफत आंदोलन, अली ब्रदर्स की कहानी, तब हमारे साथ थे। तुर्की में खलीफा राज था,
एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड था जब तुर्की साम्राज्य सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक गढ़ हुआ करता था। उसका नेता ही जो है वो उसको खलीफा कहते थे। ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की में था उसमें खलीफा पद मिला था। पूरे विश्व के मुसलमानों में उसको सम्मान देते थे। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को बना दिया धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और औपचारिक रूप से खिलाफत को खत्म कर दिया। 1517 में ऑटोमन ढह गया, मिस्र और हजाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त ये खत्म हो गया। लेकिन इसके लिए तुर्की हर कुछ कुर्बान करने को तैयार है। क्या दोबारा खलीफा राज की तरफ चल पड़ा है? उसे भारत से जो कुछ मिलता है वो उसकी तिलांजलि देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत मजबूती से खड़ा है क्योंकि भारत ही है तुर्की की जीडीपी में बहुत ज्यादा हिस्सा देता है। तुर्की ने टूरिज्म में भारत का प्रभाव आपको बताते हैं 2019 से 25 तक 11 लाख से ज्यादा भारतीय तुर्की गए एज ए टूरिस्ट। जीडीपी में 12% का योगदान है। 10% लोगों को रोजगार देता है। भारतीय टूरिस्ट जाते हैं और जो अगर हम इसे टोटल काउंट करें तो 3000 करोड़ हर साल भारतीय टूरिस्ट से कमाई होती है। भारत ने तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन उसे भारत से रिश्ते बिगाड़ने की फिक्र नहीं। तुर्की पर भारत ने भी एक्शन लिया है। सबसे पहले जेएनयू ने तुर्की की इनानू यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू था तुरंत खत्म कर दिया। कोई स्टूडेंट एक्सचेंज नहीं ऐसे मुल्क के साथ। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, तुर्की के विश्वविद्यालयों से संबंध खत्म कर दिए। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन बहुत बड़ी सुरक्षा कंपनी है, न जाने कितने एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट करती थी, तुरंत प्रभाव से कैंसिल। तो भारत जानता है कि उसे कहां खड़ा रहना है और उसकी सोवरेनिटी क्या कहती है। हमने आपको बताया ना, इस सीरीज में लगातार दिखा रहे हैं किरदार एक नहीं है, किरदार अहम है और युद्ध भी कन्वेंशनल नहीं है। युद्ध भी कई फ्रंट पर लड़ा जाता है और भारत उसका मुकाबला करना बेहद जानता है। आज के सच में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे में इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। Turkey matter, Chalabi, this matter has been discussed between with the Turkish embassy here, and the Turkish embassy and our Ministry of External Affairs. But I understand that this particular decision was taken by the Bureau of Immigration because they look Civil Aviation Security because they are mandated with security